जय हिंद दोस्तों। आज की यह वीडियो हम सभी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो काफी स्पेशल हैं। हमारे साथ हैं श्री बलराज सोलंकी सर, जो कि क्लासिक आईएएस एकेडमी के फाउंडर हैं। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सर से बातचीत करेंगे, हम सर से स्टूडेंट के लिए कुछ गाइडेंस लेंगे, हम सर से यूपीएससी कोचिंग्स के बारे में बहुत कुछ समझेंगे, क्योंकि जब हम यूपीएससी की कोचिंग लेने जाते हैं तो उस टाइम हमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो सर एक फाउंडर हैं और सर अगर हमें गाइड करेंगे किस तरीके से हमें एक अच्छी कोचिंग चूज करना चाहिए, तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और सर के साथ अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप क्लासिक आईएएस एकेडमी को ओपन करने के बारे में आपने कब सोचा और इसको आपने किस तरीके से ओपन किया है? देखिए 2009 में हमने इसकी शुरुआत की थी और कुछ मैंने पहले भी कहा एक दो वीडियोस में, कुछ पर्सनल कारण थे और कुछ मन था कि जो गरीब गुरबा बच्चा है या जो लोग एकेडमीज की इतनी हैवी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके लिए हमने खोला था विद माइंडसेट कि हम लोग शुरू से ही SC ST OBC माइनॉरिटी और EWS और पुअर लोगों को हम शुरू से ही फी कंसेशन पहले दिन से देते हैं। और उसका बेनिफिट ये था कि हमें अच्छा लगता था, एक कंट्रीब्यूशन करना चाहते थे और ग्रेजुअली हम ये उसमें काफी कामयाब रहे हैं आज तक। तो जो काफी बच्चा है जो चाहता है कि उन्हें एक अच्छी कोचिंग और अच्छी फैकल्टी मिले नॉमिनल प्राइस पे, तो हम उसके लिए बेस्ट चॉइस है आज के डेट में। जी सर। चूंकि आज के समय में यूपीएससी कोचिंग जो है उसमें यूपीएससी का काफी हाइप है सर, तो सर आपको क्या लगता है इसके पीछे मेन फैक्टर्स क्या है? तो देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि भाई यूपीएससी के पीछे लोग पागल है, तो हिंदुस्तान में ना हर पेरेंट का दो ही इच्छा होती है कि मेरा बच्चा या तो आईएएस बने या टॉप का बिजनेसमैन। तो उसके बाद में कोई लोग सोचते हैं कि भाई ठीक है, इंजीनियरिंग हो गया या और स्ट्रीम्स हो गई जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट्स या और लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या और फील्ड्स हैं। बट क्योंकि सिविल सर्विसेज एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और एक जमाना था कि जब सैलरीज कंपैरेटिवली इतनी अच्छी नहीं थी, आज सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं, अदर पर्क्स भी बहुत अच्छे हैं, और अगर कोई ढंग से सर्विस करे डेडिकेटेड होके, तो मुझे लगता है कि किसी भी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कहीं पे भी आप कम नहीं है इन टर्म्स ऑफ पावर, मनी। पावर का मतलब गलत ना समझें, लेकिन यस यू आर इक्विप्ड, आप एक संसाधन के साथ इक्विप हो जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आप एक जरिया बनते हैं उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान करने में, उनके विकास में। तो समाज है, देश जो होता है वो लोगों से, समाज से बनता है। तो वहाँ पे जो एक पुल का काम करता है, एक सिविल सर्वेंट ब्रिज का काम करता है, जो एक कनेक्ट करता है कि जो हमारे जो नेता हैं या सरकार है उनके बीच में ब्यूरोक्रेसी एक ब्रिज का काम करती है। तो डेफिनेटली यूपीएससी की तरफ अट्रैक्शन तो हर किसी का है ही है, प्लस प्रेस्टीज तो है ही। देखिए, आप भी इस बात को समझते हैं कि प्रेस्टीज तो बहुत है इसमें। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए 3 महीने का समय बचा हुआ है, तो सर आपके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए किसी स्टूडेंट की जो कि यूपीएससी 2025 का जो प्रीलिम्स होने वाला है, वो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है सर? देखिए, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि आप ना यूपीएससी को, सिविल सर्विसेज एग्जाम को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जी सर। अब स्ट्रेटजी मैं ये कहूँ कि एक मैसन या जो मकान बनाता है उसको बस बता दिया जाता है कि ये मकान बनाना है और वो अपने काम पे लग जाता है और एक बहुत बेहतरीन काम करके निकल आता है। वो कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाता है। जी। क्यों? क्योंकि उसको अपना काम आता है। जी। उसको पता है कि किस रेशो में उसको मसाला बनाना है, ईंट को रखना है, सीमेंट को घोलना है और मट्स को घोलना है, कैसे कैसे करना है।
और कहाँ कहाँ उसको कितना लेवल पे किस दुनिया में क्या माल को चढ़ाना है, कहाँ का करना है, कितना फर्श लगाना है, कितनी ऊंचाई पे रखना है, तो ही नोज हिज जॉब। अब जब आप बोलते हो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए एक बच्चा तैयारी करता है, स्ट्रेटेजी करता है, तो स्ट्रेटेजी समझ में आती है, बट जब आपकी तैयारी उस लेवल की है ही नहीं तो आप बोलते हो कि मैं ऐसे करूंगा, इस दीवार को यहां बना दूंगा, उस दीवार को यहां बना दूंगा। तो यहाँ नॉलेज एक्सपोजर वो इतना बड़ा है कि वो एक कम पढ़ा लिखा मेसन भी बखूबी अपना काम करता। तो यहाँ पे सारा जो गेम है वो नॉलेज का है। जी सर। तो यूपीएससी क्रैक करने के लिए हम शुरू से बात बोलते हैं कि नॉलेज को चेस करिए, एग्जाम को चेस मत करिए। हर बच्चा आज की डेट में स्ट्रेटेजी मुझे बताइए, अरे भाई स्ट्रेटेजी कोई चीज क्या स्ट्रेटेजी होती है? जी। स्ट्रेटेजी क्या है कि आप जब स्कूल में थे तो पहला पीरियड अगर साइंस का था और छठा पीरियड और मैथमेटिक्स का था, अगर वो स्कूल वालों ने बदल के पहला मैथमेटिक्स कर दिया और छठा पीरियड साइंस का कर दिया, तो क्या बच्चे की पढ़ाई पे इससे फर्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो बच्चा क्यों कहता है कि स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि नहीं मैं तो पहले पीरियड में साइंस ही पढ़ूंगा? ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो 16 घंटे ही पढ़ूंगा, ऐसे कैसे पॉसिबल? नॉलेज को गेन करने के लिए, क्या किसी भी ज्ञान को पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिविल सर्विसेज के अंदर थ्योरी कम है, कॉन्सेप्ट्स ज्यादा है। थ्योरी ऑब्वियसली है, कुछ टॉपिक्स हैं जिसके अंदर थ्योरी बहुत मैटर करती है, इंडियन पॉलिटी है, हिस्ट्री में आप चले जाएं और टॉपिक्स हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है कि भाई कोई भी आयोजन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी मान्यताएं क्या है। हम हर चीज को विभिन्न विभिन्न चश्मों से देखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एनेक्स से देखें, चाहे वो किसी और एनेक्स से देखें। तो जिस दिन वो बच्चा एस्पिरेंट उस एनेक्स से या उस चश्मे से देखना बंद कर देगा कि मुझे सिर्फ इस देश को जानना है, यूपीएससी क्या ढूंढ रहा है? यूपीएससी सिर्फ यही तो चाहता है आपसे कि उसे एक ऐसा सिविल सर्वेंट चाहिए जिसको थोड़ी जानकारी हो। तो यहाँ पे जब वो बच्चा इस देश को जानेगा, इस समाज को जानने की कोशिश करेगा, यहाँ की नीतियों को जानेगा, यहाँ पे पॉलिटिकली लोगों को जानेगा, ज्योग्राफिकली लोगों को जानेगा, इकोनॉमिकली लोगों को जानेगा, तो देश ही को तो जानने के लिए बोला जा रहा है। बिल्कुल सर। और जब आप बोलते हो कि थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, थोड़ा बहुत आपके कैसे आपके संबंध है दूसरे देशों के साथ, आप कैसे कैसे नीतियां करते हैं, तो कहां से अलग से क्वेश्चन आता है? जी। आप कोई भी एस्पिरेंट की समस्या है कि बस वो लकीर के फकीर हैं और बस मुझे ये ना, कोई भी बच्चा जो है उसको नॉलेज को चेस करना पड़ेगा बजाय एग्जाम को चेस करना। जी सर। चूंकि आप काफी लंबे समय से इस फील्ड में बने हुए हैं और आप प्रत्येक वर्ष जो है सिलेक्शंस भी देते हैं। जी सर, हम आपसे एक मोटिवेशनल स्टोरी जानना चाहेंगे, किसी आप एस्पिरेंट का ऐसा स्टोरी बताएं जो कि इससे सक्सेस हो गया हो और आपको लगता है कि इसकी स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है। ऐसे 2, 3, 4, 5 केस है और भी ज्यादा केस है जी। मैं पहले भी एक बार जिक्र कर चुका हूँ कि हम एक दिन जा रहे थे तो ऑफिस वालों ने बोला सर 2 लड़के मिलना चाहते हैं, छोड़ रहे जी। तो हमने कहा चलो मिल लेते हैं, अभी क्यों छोड़ रहे हैं? बोले जी हम नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल है कम्पीट करना जी। जैसा कि आपने बोला जी एग्जाम टफ है, हमने कहा कोई टफ नहीं है, आप कोशिश करिए। तो उन दोनों में से मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ नौकरी करते हैं? उन्होंने बोला हम पंजाब नेशनल बैंक में हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक में क्या करते हैं? हम आईटी मैनेजर हैं। तो अनायास मेरे मुंह से निकला कि क्या तुम कभी चेयरमैन बन सकते हो अपने बैंक के जी इसी पोजीशन पे रहते हुए? कहते सर बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा ये एक एग्जाम है, इसको पास करके तुम फाइनेंस सेक्रेटरी तक बन सकते हो जी। तो उनमें से एक जो लड़का है वो तो चला गया, एक रुक गया, वो लगभग 3 साल तक एफर्ट करता रहा। आज वो जॉइंट कमिश्नर जीएसटी है जी, दिल्ली एनसीआर में ही। तो आता है, खुश होता है बहुत। ऐसे एक आईपीएस हैं, उनको भी हमने मदद किया, लेकिन वो लगे रहे जी। पहली बार फेल हुए, दोबारा फेल हुए, तिबारा उनको हमने थोड़ा डांटा, ये सब तो उनको समझ में आया कि हमें करना क्या जी। तो वो आज दिल्ली में डीसीपी हैं जी। तो नाम लेना ठीक नहीं होगा,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल हताश हो गए थे। स्टूडेंट हैं जो आए हमारे पास, जी एक दिन घर आए, बोले सर थैंक यू। मैंने कहा क्यों, अब तो तुम यार रेलवेज में लग गए हो, IRMS लगा है अभी 2-1 साल हो गए। तो सर आपने हमें ना फी कंसेशन दिया था, जी तो हम बिहार से हैं और हमारी जो बुआ है वो हमको पालती है कि पापा मम्मी गांव से हैं, जी तो हमारे लिए उस टाइम पे आपने इतना अच्छा फी कंसेशन दिया था, तो हम और किस्तों में दिया था, जी तो हमें उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में ऐसा कोई, अब तो खैर सभी करने लग गए हैं, जी हम तो 16 साल से ही करते हैं, तो वो खुशी ज्यादा होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा तो कई ऐसे बड़े बड़े अच्छे परिप्रेक्ष्य से आते थे, जी जिनके फादर IAS हैं, वो लड़का लगा रहा, तो झारखंड में IAS है इस टाइम। जो पास हो गया तो मैं उसके घर गया, सुबह सुबह मुझे जाना था, भोपाल में भी एक और हमारी जी स्टूडेंट पास हुई थी इंटरव्यू गाइडेंस की, उनके घर, तो मैं उनके घर गया तो मैंने उनको बोला यार, वो मुझे बाहर तक छोड़ने आए, पैर पैर छुए, बहुत खुश हुए, सर थैंक यू, हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट रहे। जी तो हमने कहा ये आसपास पता नहीं किसी को, अरे सर क्या जरूरत है किसी को बताने की। तो मतलब मैं इतना इतना प्रभावित हुआ उस लड़के से कि यार देखो, मैं अपनी टीम को भी ये बात चलते वापसी में बोला कि देखिए कितनी इस बच्चे में डेप्थ है कि इसने अड़ोस पड़ोस में किसी को नहीं बताया कि IAS बन गया, जी वरना अदरवाइज तो मतलब पूरा सब ढिंडोरा पीट देते हैं, ढोल बजने लगते हैं ये। और वो लड़का उस टाइम IPS बना था और फिर उसके बाद उसको IAS मिला, नेक्स्ट टाइम उसने इम्प्रूव किया, जी टॉप 100 में आया। उसकी वीडियोस भी हमारे पास है, उसने बोला हमें कि भाई मैंने यहाँ ऐसे ऐसे रहा। तो ऐसी अनगिनत स्टोरीज हैं जो बहुत ही जी विभिन्न परिप्रेक्ष्य से आए और आज मेहनत करके वो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं। जी सर। सर आप में एक सर सजेस्ट करें कि सर जो एस्पिरेंट होते हैं कई बार सर मिस्टेक्स करते हैं, बट सर आपके अकॉर्डिंग कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो कि कोई एस्पिरेंट अगर सुधार ले तो सक्सेस हो सकता है? UPSC को प्रेडिक्ट करना छोड़ दो जी कि हिस्ट्री में से इतने क्वेश्चन आए पिछले साल, इस साल इतने आए उतने आए। अरे आप अपने पे फोकस करिए। जी कोचिंग को इतना बुरा कहते हैं सब लोग, हैरानी होती है। जी तो हम भी तो स्कूल जैसे ही है ना, स्कूल भी पैसे लेता, हम भी बिल्कुल पैसे सर। लेते हैं। एक अमूमन स्कूल में किसी बच्चे को आप पढ़ाते हैं, हम लोग भी यहाँ 16 टॉपिक पढ़ाते हैं ना, जी सर। विभिन्न टीचर आता है हर तरह से, उसके अलावा और करंट अफेयर हो गया और चीजें अगर लगाए हिसाब तो लगभग लगभग 20 टॉपिक तक चला जाता है, सब कुछ मिला दिया जाए जी तो परेशानी ये है कि हर आदमी ये चाहता है कि हमारे को इंस्टीट्यूशन को ऐसा कैप्सूल दे दे कि खिलाए और हम IAS बन जाए। जी वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसका काम है सिर्फ बेसिक्स क्लियर करना, जो आप भूल गए थे जी उसको दोबारा से आपको याद दिलाना, दोबारा से उसकी तैयारी कराना, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। जी कि हमारा शुरू से ये पंच लाइन है कि क्या नहीं पढ़ना है, ये क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी सर। तो 300 पेज की किताब को कैसे सम अप करके 30 पेज में या 40 पेज करके वो टीचर मेहनत करके उसको समराइज करता है, उन बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है जी कि भी ज्योग्राफी ये है, भूकंप ये है, IR में बताता है कि हमारे संबंध इस देश से कैसे हैं, कैसा नहीं है, इकोनॉमी में अपने बजट को बताता है और चीजें करता है। जी तो इस तरह की सारी चीजों को करके तभी आदमी कुछ करता है। तो प्रिडिक्शन जो होता है कि भाई हम ऐसा कुछ हमें मतलब मैजिक मिल जाए, यंत्र मिल जाए जो वो चिराग घिसे और उसमें से एक IAS बन के निकले, तो किसी के पास भी नहीं है। जी सर। सर आज के टाइम में चूंकि काफी सारी UPSC कोचिंग्स हैं सर, ऐसे में होता क्या है कि जब एस्पिरेंट को UPSC की तैयारी करनी होती है तो कोचिंग ढूंढता है, बट उस टाइम काफी कंफ्यूज होता है कि हमें कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि सर मार्केट में बहुत कोचिंग्स हैं। तो सर आपके अकॉर्डिंग सर जब कोई एस्पिरेंट UPSC कोचिंग ढूंढना जाता है तो उसे क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या की पॉइंट्स हैं? देखिए 3 क्राइटेरिया है। जी पहला तो है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का रिजल्ट,
जी सर। कि भी वो कितना रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जी क्योंकि 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू, आप भी जानते हैं। दूसरा है स्मॉल बैच। जी अब लोग क्या कर रहे हैं कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े बड़े या जो भी लोग सोशल मीडिया के थ्रू फेमस हो चुके हैं, जी तो वो लोग 500-500 जनों का बैच है। जी और तीसरा है कि फी। जी तो अगर ये तीनों चीजें आपको मैच करती हैं जी तो इस पे जाना चाहिए। फैकल्टी ऑब्वियसली अच्छी होंगी तभी उनका नाम है। जी कोई भी खोल के बैठा है और किसी से भी पढ़वा देता है, जी ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। जी जी बिल्कुल। तो आप उस इंस्टीट्यूशन की अ, जो गरिमा है या क्रेडिबिलिटी है उसको तभी जांच पाएंगे या एसेस कर पाएंगे जब आप देखेंगे कि उनका रिजल्ट कैसा है, जी उनके पढ़ाने का तरीका क्या है। सारी चीज पढ़ाई नहीं है, आप कितने सिंसियरली लोगों के साथ डील करते हैं। ये शिक्षा का धंधा है, जी लोगों ने इसको दुकान बना दी है। बिल्कुल वो गलत है और वो नहीं होना चाहिए। शिक्षा है, आप अपना रोल करें, उनको बच्चे को अपना रोल करने दीजिए, जी सर तो कैसे रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल सर। सर चूंकि सर काफी कोचिंग कई सारी हैं, तो सर क्लासिक आईएएस एकेडमी जिसको कि आपने ओपन किया है, सर यहाँ पे क्या अलग देखने को मिलता है एक एस्पिरेंट को, सर थोड़ा सा इसके बारे में मैंने बताएं। आपको शुरू में बताया कि हमने पहले से फी कंसेशन दिया, जी कंपैरेटिव फीस है मेरी। वही टीचर, सारे टीचर अमूमन फ्रीलांसर्स होते हैं। जी वो सुबह मेरे पास पढ़ाते हैं, दोपहर में कहीं और पढ़ाते हैं, शाम को किसी और के पास जाते हैं। जी तो पहली बात तो है कि ऑलमोस्ट टीचर उसी कैलिबर के हैं जी और वही टीचर्स हैं। जैसे मैं आपसे अनऑफिशियली बता ही रहा था कि जी हमारे यहाँ से कितने कितने टीचर, हम तो स्टूडेंट को तो आईएएस तो प्रोड्यूस करते हैं, हम टीचर भी प्रोड्यूस करते हैं। तो हर जगह का एक होलसेलर होता है, तो बिल्कुल हम वो होलसेलर हैं। जी तो आप मार्केट में जाएं, पता करें कि वो जो बड़े बड़े शोरूम वाले इंस्टीट्यूशन हैं आईएएस वाले, तो हमारी फैकल्टी हमसे क्यों ले लेते हैं। वो हमसे लेके जाता है, हम फिर दूसरा तैयार कर देते हैं। जी तो हमसे होलसेल में लेके जाते हैं और वो रिटेल में बेच देते हैं। जी तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी स्किल्स ही तो बेचते हैं। बिल्कुल सर। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, हमारा स्मॉल बैच साइज कॉन्सेप्ट शुरू से रहा है। बस हम 2019-20 के लगभग हमने लगभग 100 बच्चों का बैच किया था, वरना अदरवाइज शुरू से ही हमारा बैच साइज 50 बच्चों का रहता है। जी सर अब तो हमने वही 48-50 से ज्यादा नहीं, क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं पाता, वो क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ पाएगा, वो इंटरेक्टिव क्लास नहीं होती है। जी और रिजल्ट तो आपके सामने है ही, जो भी है। मतलब जी सर आप जानते हैं कि सैकड़ों की तादाद में बच्चा निकलता है। जी देखिए, हम गारंटी नहीं ले सकते किसी को, हम अपना रोल कर सकते हैं। हम बच्चे से चाहते हैं वो अपना रोल करे। जी सर और हमारे, देखिए, मैं यही बात कहता हूं कि लोग अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कोर्सेज बेचते हैं जी कि भी आपने, हम ये कराएंगे वो कराएंगे, आंसर राइटिंग कराएंगे। अरे आंसर राइटिंग तो तब कराओगे जब आंसर आता होगा, जी और जब मुझे आंसर आता है तो मैं 12 साल स्कूल में आंसर राइटिंग तो सिखाऊं। जी सर आप मुझे बोले हम आपको खाना खाना सिखाएंगे। अरे मैं पागल है क्या। आप कुछ यूनिक चीज करिए जो मैंने कभी महसूस ना करी हो। आप मुझे बोले साहब हम कांटे चम्मच से आपको खाना सिखाएंगे, हम आपको इस तरह से पकड़ के इस तरह के उनसे खिलाएंगे, वो समझ में आता जो आपने नहीं किया, जो आप 12 साल से कर रहे हो, और उसके बाद भी आप बोलते हो कि साहब मैं आपको ये करना सिखाऊंगा। देखिए, जी तो ये तो फिर धोखाधड़ी है ना। बिल्कुल आप सर एनसीईआरटी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, आपने टेस्ट करे, बट यहाँ हम उसको एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाते हैं, जी नथिंग एल्स। तो ये हमारी यूएसपी है। स्मॉल बैच है, फी कंसेशंस अच्छे हैं, कंपैरेटिव फीस है, जी ठीक है ना, पढ़ाने का एक माहौल है, पूरी टीम लगी हुई है, और बेस्ट रिजल्ट रहा है काफी सालों से। जी सर। सर कोचिंग जो होती है अमूमन 3 सर उसमें चलते हैं, एक ऑनलाइन चलता है, एक ऑफलाइन, एक सर हाइब्रिड बैच चलता है जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। तो सर आपके अकॉर्डिंग सर क्या बेस्ट होता है किसी स्टूडेंट के लिए? मैं तो कहता हूं कि जब आपको जी किसी गंतव्य पे जाना है, पहुंचना है, जी तो ये डिपेंड करेगा जी कि आप कितनी जल्दी में।
ठीक है। तो मंजिल जो है वो बड़े आराम से अचीव होती है। जी अगर ये कहते हैं कि मुझे नहीं मैं तो ट्रेन से जाऊंगा, नहीं मैं तो हवाई जहाज से जाऊंगा, नहीं मैं तो चार्टर्ड प्लेन से जाऊंगा, नहीं मैं तो बस से जाऊंगा, जी तो माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। जी वो ऑफलाइन हो सकता है, वो हाइब्रिड मोड हो सकता है, वो ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन मंजिल तो एक ही है ना। बिल्कुल सर। तो अगर आपको राह चलते किसी ने एक सलाह दे दी या गाइड कर दिया कि भैया इधर से मत जाना, आगे खाई है या गड्ढा है जी या कोई जानवर काट जाएगा आपको, तो वो गाइडेंस ही तो है बिल्कुल सर। कि इसने मुझे पहले से सतर्क कर दिया। जी तो वो आपको फोन के जरिए मिला, ऑनलाइन आपके दोस्त ने बोला भैया इस क्षेत्र से मत जाना, यहाँ बदमाश आपको लूट लेंगे। जी सर। या आपको सामने ऑफलाइन में किसी ने बोला भाई साहब इधर से मत जाना। जी दोनों रूप में सामने वाले सहयात्री ने भी बोल दिया जी और आपको फोन भी आ गया जी कि रात को इस क्षेत्र से मत निकलना। तो पर्पस क्या था? जी मैसेज क्लियर हो गया, आपको नॉलेज मिल गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मुझे इस रास्ते से नहीं जाना, मुझे इस रास्ते से जाना। जी सर। तो माध्यम तो अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इसमें सिर्फ ये कि ऑनलाइन से ही बच्चा पास करेगा या ऑफलाइन में, ऐसे ऐसे मेरे पास बच्चे पास हैं जो वर्किंग क्लास थे। मैं आपको आज हकीकत कहता हूँ, जी सर। ये मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा बहुत साल में महसूस हुआ कि मेरे पास में ऐसा बच्चा बहुत ज्यादा रहा जो आधा अधूरा पढ़ता रहा, वो नौकरी भी करता था। जी मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है IRS लड़के का, इसका ये जो पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी कर रहा है, जी शाम की क्लास में आता था, 6 से 8 का बैच था, भाग भाग के आता था, कभी नहीं आया का, तब तो हाइब्रिड मोड भी नहीं था, ऑनलाइन नहीं था। जी सर। IPS की बात कर रहा हूँ, कभी बेचारा भागा भागा आ रहा है, कभी छूट गई क्लास, अपने सहपाठियों के साथ साथ उनसे कुछ नोट्स ले लिए, कुछ खुद पढ़ा, क्योंकि उनको मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जी कि नॉलेज किसी भी रूप में आप गेन कर सकते हैं। जी जरूरी थोड़ी कि क्लास में अगर आपका आधा अधूरा तो छूट भी गया है जी तो आप घर में तैयारी कर लीजिए, उसको मेहनत कर लीजिए। तो आपके, मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा कि माध्यम कुछ भी हो सकता है, मंजिल तो एक ही है। जी सर। सर अभी आपने बताया कि सर जो स्टूडेंट होते हैं वो सर कई लोग सर वर्किंग भी होते हैं। तो सर क्योंकि आपने लाखों एस्पिरेंट को गाइड किया हुआ है, आपने लाखों एस्पिरेंट को पढ़ाया हुआ है, सर आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि प्लान बी किसी स्टूडेंट को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, UPSC सिविल सर्विसेज की, जी, तो जब भी उसके पास टाइम हो, 1 साल अपनी लाइफ से निकाल ले। जी, हमारे लिए नहीं, अपने लिए, जी, और एक कोचिंग ले ले, और उसके बाद अपने जो भी उसने कैरियर चुना है उस पे वर्किंग करता है, क्योंकि उसको हमने ट्रेन कर दिया। जी सर। एक क्रिकेट के अंदर कोच जरूरी होता है, किसी भी गेम के अंदर एक कोच चाहिए होता, तो आपको कोच चाहिए, तो कोच इज कोचिंग। जी सर। तो हम वो कोच हैं कि आपको कैसे खेलना है, क्या क्या दाव पेच अपनाने हैं, क्या क्या नहीं करना है, यही हम सिखाते हैं। जी सर। और हमने एक बार आपको ट्रेन कर दिया जी, तो प्रैक्टिस करिए। जी सर। ठीक है ना। तो आप जब, आपने कितने लोगों को देखा होगा, विराट कोहली को भी देखा है, वो प्रैक्टिस करते हैं, रणजी खेलते हैं। तो प्रैक्टिस, जब आप ट्रेंड ही नहीं हो जी, और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे आप बल्ला पकड़ा दीजिए और मैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए उधर, कैसे पॉसिबल है? आप वो 125 की स्पीड पे बॉल आ रही है, 150 की स्पीड, किलोमीटर की स्पीड पे बॉल आ रही है, आप कैसे खेल लेंगे? गली क्रिकेट में और एक प्रोफेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो प्रोफेशनली लोग इसको लें, ये एक बहुत ल्यूक्रेटिव कैरियर है। आप सब जानते हैं कि मतलब एक IAS बनना अच्छे हर किसी का सपना है। जी सर। और मैं ये समझता हूं कि उसमें एक 8 महीने से 10 महीने का हमारा एक कोर्स होता है, साल भर हम बोलते हैं, लेकिन 10 महीने के अंदर अंदर सारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 2 महीने और चीजों में, प्रैक्टिस में और चीजों में, टेस्ट वगैरह ये सब में जुड़ा रहता है। हम तो उसके बाद भी मदद करते हैं, वी डोंट चार्ज, हम उसके बाद भी चार्ज नहीं करते। हमारी सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमारे पास जो बच्चा जुड़ता है हम उसको कभी मना नहीं करते हैं। अगर ऑफलाइन सीट होती है हम बोलते हैं बैठ जाओ, कोई 1 रुपया नहीं लेते हैं। हमारे पास तो ऐसे बहुत बच्चा आता है जो 3-3 साल बाद भी बैठा होता है कि सर बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भाई, क्या हो गया, हमारा क्या जा रहा है, पढ़ लो यार। हमारा मकसद है यार तुम पास होने चाहिए, तुम्हें मन में नहीं रहना चाहिए कि पैसे या किसी और की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, वो हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं।
सकते हैं। जी सर, चूंकि अब आपने प्रैक्टिस की बात की, तो सर आपके अकॉर्डिंग सर, चूंकि यूपीएससी एग्जाम में प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर पीवाईक्यू पहले कोई स्टूडेंट सॉल्व करे कि मॉक टेस्ट करे कि साथ साथ दोनों करे, सर एक अच्छा स्ट्रेटजी क्या होता है? देखिए, पीवाईक्यू आपको एक ओवरऑल आपको एक आंखें खोलने का काम करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, जी किस एग्जाम किस तरह से, बॉल किस तरह से आती है, जी किस तरह से किसी को भाला फेंकना है, जी माहौल क्या होता है, जी ओलंपिक के स्टेडियम का माहौल क्या होगा, जी तो आप उसके लिए तैयारी करते हैं। जी और उसके साथ साथ आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और मेंस की तैयारी करते हैं। तो आजकल तो ये देखा गया कि प्रीलिम्स ज्यादा मुश्किल हो गया बजाय मेंस के, जी क्योंकि बच्चा अपने आप को बांध लेता है। जी तो बांधे नहीं। मैं ये जानता हूं इस देश में, ये मेरी बात लिख लीजिएगा, जी इस देश में पिछले 2 साल में जी जो भी घटित हुआ है जी वो घटना अगले प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन है 2 नंबर का। जी ये जी सर। पॉसिबल ही नहीं है। यूपीएससी का क्या अलग से छांट के लाता है क्वेश्चन? जो एग्जाम सेट करते हैं वो क्या अलग? अरे सब वही अखबार में आता है, वही न्यूज है, जी सर। वही सब पूछा जाएगा, बट ट्रिकी तरीके से पूछा जाता है। तो अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता होगा। जी सर। सर भैया आपने न्यूज की बात की तो हमारे मन में एक क्वेश्चन सर और आ गया। सर न्यूज के लिए सर आज जो करंट अफेयर होता है उसके लिए सर कोई स्टूडेंट जो है सर वो किस चीज पे फोकस करे? न्यूज़पेपर पे कि सर ये मंथली करंट अफेयर जो आता है तो किस पे सर फोकस करना मैं तो कहता हूँ रोज न्यूज डिबेट सुनो। अच्छा सर। खूब सुनो, जी खूब जूत बाजारी होती है टीवी चैनलों पे। जी सर। तो आपको ज्ञान तो मिल रहा है ना। जी आप अगर उसमें कोई ये पॉलिटिकल एंगल को छोड़ दें, जी आप किसी रिलीजियस एंगल को छोड़ दें, तो आपकी जानकारी कितनी बढ़ती है। वो प्रवक्ता जब बोलता है, आपको याद है उस जमाने में उस संसद के अंदर आपके प्रवक्ता ने ये बात बोली थी, या एलओपी ने ये बात बोली थी, या सरकार ने ये किया था, तो आपका नॉलेज बढ़ता है ना। तो वो नॉलेज ही तो बढ़ाना है ना, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो समस्या यही है कि हम करंट अफेयर में, अरे हमने 2 साल में अखबार पढ़ी है, न्यूज इज अ न्यूज। एक पर्टिकुलर अखबार बहुत ही फेमस और इनफेमस अखबार है, बस उसी के पीछे पड़े रहेंगे। अरे एनालिसिस तो आप तब लिखेंगे जब आपको पता होगा कि किसी भी घटना या किसी भी इंसिडेंट के बारे में आपको नॉलेज होगी। नॉलेज नहीं तो आप एसेसमेंट क्या करेंगे? जी सर। आप सिर्फ एक भारत पाकिस्तान और भारत चाइना के अलावा आप इंटरनेशनल रिलेशन पे बात करके दिखा दें किसी से। आप श्रीलंका भारत का रिलेशन पूछ लें, बच्चे से एक बार आप पूछिए, वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। मतलब ये रट्टाफिकेशन नहीं चलता है, रट्टा नहीं चलेगा। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की, श्रीलंका कहाँ मौजूद है, क्या क्या उसकी हिस्ट्री है, आज वो कहाँ खड़ा है, हमारे देश के साथ उसके कैसे स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, हम उसके साथ किस तरह से व्यवहार रखते हैं। बस हमने सिर्फ ये देख लिया कि मालदीव्स के साथ ये हो गया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप चले गए, तो बस। लेकिन हम उसमें ऐसा थोड़ी कि हमने उनसे रिश्ते ही तोड़ दिए। उसके बाद भी हम उनके प्रीमियर को इंडिया में आने के बाद इतना जोरदार स्वागत करते, क्या बात कर रहे हैं। जी सर। अब बच्चा उसको सिर्फ उसी एंगल से देखता है, उस चश्मे से देखता है, वो नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो न्यूज इज अ न्यूज, वेदर इट इज इन टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स और नव भारत टाइम्स और द हिंदू, कहीं भी। सर हमने कई एस्पेक्ट पे बात किया। सर अगर लास्ट में अगर आप कुछ एस्पिरेंट को सजेशन देना चाहें तो सर प्लीज। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। जी। आपके सामने खुली किताब है जी, जहां आपको बोला जा रहा है कि भाई आप अखबार के जरिए, न्यूज चैनल के जरिए, किसी भी रूप में। एक जमाना था हमारे टाइम पे जब हमारे पास कोई एक्सेस नहीं थी, जब हम लोग हमारे पास गूगल नहीं था। आज तो आप कुछ भी गूगल करिए, 1 मिनट में आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इस जमाने में भी अगर किसी एस्पिरेंट को डिफिकल्टी होती है, क्योंकि मैंने एक ही चीज देखा, मैं आपको एक और करेक्ट कर देता हूं, या आई एम सॉरी एक बात बता देता हूं कि जो देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल, दैट इज ओनली डिटर्मिनेशन।
आईएएस बनने के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए, जी आईएएस बनने के लिए लगन चाहिए। जी मेरे पास से आज तक जितना आईएएस बच्चा बना है, सिविल सर्वेंट जो भी बना है, जी वो बच्चे में, और जो अनसक्सेसफुल रहे, देखिए बदकिस्मती किसी के साथ नहीं हो जी सकती, उसका दिन खराब हो सकता था, कुछ हो सकता था। फर्क इतना था उस बच्चे में कि वो बच्चा बहुत डेडिकेटेड था, जी उसकी भूख उस सीट को पाने की बहुत ज्यादा थी। जी सर। तो जब वो भूख होती है तो फिर आप घी वाली रोटी या मलाई वाली सब्जी या पनीर वाली सब्जी नहीं देखते, आपको उस टाइम पेट भरना है। जी तब आपकी जब भूख बड़ी है, जब आपकी लालसा बड़ी है, जब आपको पता है, हम ये नहीं कह रहे कि लोग पागल हो जाएं उसके पीछे, नहीं, इसको प्रोफेशनल तरीके से एग्जाम को लेना पड़ता है, बड़ी ही समझदारी से समझना पड़ता है, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स के साथ बढ़ना पड़ता है, मतलब बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। हर आदमी सोचता है कि मैं एक छलांग लगाऊं और आईएएस बन जाऊं, तो पॉसिबल नहीं है साहब। जी कोई भी दूरी को पार करने के लिए एक समय लगता है, और इतना भी मतलब पागल नहीं हो जाना चाहिए कि अगर मैं आईएएस नहीं बना तो क्या होगा। जी सर। बहुत लोग आते हैं परेशान रहते हैं, हम कहते हैं नहीं, आप इसको छोड़िए, अपने कैरियर पे फोकस करिए, हम आपको ट्रेन करेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए। और वाकई हम बता रहे हैं, ऐसा बहुत बार मैंने देखा कि हमें भी बाद में पता लगा, अरे ये 4 साल पहले बच्चा हमारे पास पढ़ता था, आईएएस बना, हमें ही नहीं पता था, अरे सर मैं तो आईएएस बन गया, अरे 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 बड़ी खुशी बड़ी खुशी। जी सर। यही होता है। तो हम तो यही बोलेंगे कि अपने आंख नाक कान दिमाग को खुला रखें। कोई 16 घंटे पढ़ने से आईएएस नहीं बनता है। ये 2 घंटे का क्लासरूम की स्टडीज और 2 घंटे का रिवीजन बहुत है। 2 घंटे रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका 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 माइंड खुला है, आपका दिमाग खुला है और आप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है, हमारा समाज किस तरफ है, लोग क्या है, आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ। और इस प्रकरण में लगभग 16 साल हो गए हैं और यही एक हम गुरु मंत्र दे सकते हैं और कुछ नहीं। सर चूंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो सर हमें ये जो क्लासिक आईएएस एकेडमी है ये काफी अच्छा लगा। तो सर अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख के क्लासिक आईएएस एकेडमी ज्वाइन करना चाहे तो सर उसके लिए क्या सर बेनिफिट है? देखिए, आप आए हैं और मेरे को बड़ी खुशी होती है। जैसे मैंने बोला, मैं 2009 से ही लोगों को बहुत प्रोत्साहित करता हूँ और मेरा एक ही ध्येय रहता है कि कोई बच्चे के मन में ये ना रह जाए कि पैसे की वजह से मैं कोचिंग नहीं ले पाया। जी सर। मुझे एक अच्छा कोच नहीं मिला, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। मैं इंडियन क्रिकेट टीम में ओपनर होता, मैं आज आईएएस होता, मैं तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। जी। तो अब जैसे आपने बोला, आपके माध्यम से कोई भी बच्चा आना चाहता है तो हम उसको एडिशनल 25% आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू दे देंगे। जी। हमें देखिए, आप खुद समझदार हैं कि 25% का स्पेशल कंसेशन, हमारी इतनी कमाइयां नहीं है, बट हमारा मंशा क्लियर है। हम ये कहते हैं कि हम तो क्लास पढ़ा ही रहे हैं, कोई बात नहीं, 4 बच्चा और पढ़ लेगा। जी। क्योंकि मैं लगभग 36 साल से अलग अलग विभिन्न बिजनेसेस में हूँ, तो मेरे लिए ये आय का जरिया नहीं है। जी। शायद बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ हम इसलिए डिफरेंट है कि उनका सिर्फ आय का जरिया वो है। तो इसलिए वो अपना, आई एम सॉरी कहना नहीं चाहिए कि उल्टे सीधे तरीकों से एडमिशंस को लेने में रहते हैं। हम नहीं करते। हमारे को ये है कि हमें अच्छा पढ़ाई कराना है, बच्चे को मेहनत करना है। फेल और पास की गारंटी ना वो ले सकते ना मैं ले सकता। तो हम लेवल प्लेइंग फील्ड में हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम ये कर सकते हैं कि किसी भी बच्चे को अगर ये लगता है कि भाई कुछ भी, और देखिए मैं ये बात बोलता हूं कि अगर कोई आता है तहकीकात करने या जानने पता करने, तो हम जबरदस्ती से उसको पकड़ के एडमिशन नहीं कर देंगे। अगर किसी के मन में कोई डाउट है फीस को लेकर, किसी और क्रेडिबिलिटी को लेकर, कोई और चीज जानना चाहता है, जब तक आप घर से निकल के पता नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी वस्तु कोई भी चीज हो, तब तक आपको कैसे जानकारी मिलेगी? तो आप आए, मिले, बैठे, समझे, एडमिशन ले ना ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम चाहते हैं कि हम अपने इस माध्यम से जितना आपको बेनिफिट करें। हमें शायद पैसे से ज्यादा आपके रिजल्ट की लालसा है। जी सर। आज लगभग किसी भी रूप में लगभग 400-500 बच्चा आज हमारे यहाँ से पास है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। हम कहीं जाते हैं
मैं आपने जो एक जिक्र किया कि हमारी एक मोटिवेशनल, वो लड़का IAS बार बार ये बात मुझे जब भी मिलता है बोलता है, सर जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ या जब भी मेरा अर्दली या मेरा जूनियर स्टाफ मेरा उस दरवाजा खोलता है या मेरी फाइल पकड़ता है तो मुझे हमेशा आपकी याद आती है कि आप मुझे बोलते थे कि नहीं कर ले, फायदे में रहेगा। तो यही छोटी छोटी खुशियां होती हैं। बाकी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके माध्यम से भी कोई बच्चा आता था, हम एडिशनल उसको 25% का फी कंसेशन दे देंगे, जो हम रेगुलर फी कंसेशन के अलावा। ठीक है सर, आपने हमारे माध्यम से 25% का डिस्काउंट अलग से अनाउंस किया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। प्लीज आप आए, आप जो भी भागीदारी, देखिए मैंने आपको सिर्फ बोलने से नहीं है कि आप लाइए, मैं तो कह रहा हूँ आप लाइए जी। हम उन लोगों की तरह नहीं है कि आप आइए हम आपका टेस्ट लेंगे, टेस्ट में आपके 70% आए तो इतना डिस्काउंट नहीं जी। हम 16 साल से बच्चा आता है, हम उसको हमारी टीम ही असेस कर लेती है जी। तो आप हमें ये बताइए तो कोई कितने लोग थे जिन्होंने कहा साहब मेरा फादर रिक्शा चलाता है, साहब मैं सिर्फ 20,000 रुपए दे सकता हूँ जी, मैं सिर्फ 10,000, आप विश्वास करेंगे मैंने पिछले महीने 11,000 रुपए में एडमिशन लिया ऑफलाइन का। सर वो बच्चा इतना गरीब था कि हमने कहा नहीं, इसके मन में इच्छा नहीं बननी चाहिए। उसने कहा मैं हर महीने 1,000 देंगे, तो कोई बात नहीं आप पढ़िए। जी सर, पैसा बाधा नहीं बनना चाहिए, पैसा बाधा नहीं बनना चाहिए। तो वहां आपको खुशी होती है कि ये बालक है, बालिका, बच्ची है, मेहनत कर रहे हैं। हमें भी पता है कि वो पास करेगा नहीं करेगा, लेकिन इसके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं एक अच्छा टीचर नहीं अफोर्ड कर पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं एक अच्छी कोचिंग ले लेता तो मैं IIT क्रैक कर जाता, मैं अच्छी कोचिंग ले लेता तो IAS बन जाता। नहीं, आप आए, आप हमारे यहाँ असेसमेंट भी नहीं है जी। आप बस अपना क्वेश्चन रेज करें, हम देखेंगे, हाथ के हाथ हम आपको कंसेशन ऑफर करते हैं। यही डिफरेंस है बाकी एकेडमीज में और हम में। हम किसी भी रूप में उसको जा सकते हैं। तो आप 100, 200, 500, 1000 आप आए तो सही, आप आगे बढ़े। मैं बैठा हूं पढ़ाने के लिए और पता नहीं कितने हजारों लोगों को मैं फी कंसेशन देता हूँ। आज भी मेरी क्लास में कम से कम बहुत बच्चा फ्री में पढ़ रहा है जी। तो आप अपना रोल करें। आपको कहीं भी लगता है अपने क्षेत्र से किसी भी गरीब गुरबा बच्चे को जिसकी इच्छा है, जो पढ़ाई में चाहता है। अब एक बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है और उसके अपने अपने एप्रीहेंशंस हैं तो वो नहीं पॉसिबल है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो दोस्तों हमने देखा कि सर ने हमें काफी कुछ गाइड किया यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, यूपीएससी कोचिंग से रिलेटेड। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका टाइम से रिप्लाई दे पाएं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको जो सर ने गाइड किया वो कैसा लगा, हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।